हाय फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। वेलकम बैक टू द क्लास। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी, तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, तैयारी जीत की। क्योंकि अब की बार दिसंबर पार। सो गाइस, आई होप अपने बैंक ऑडिट का जो फर्स्ट पार्ट था, पार्ट 1, वो देख लिया होगा। सो बिफोर वॉचिंग दिस लेक्चर प्लीज़ वॉच बैंक ऑडिट का पार्ट 1। आपको वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे, कैसे मतलब नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं, कहाँ से डाउनलोड करने हैं एंड कैसे अप्रोच रखने हैं बैंक ऑडिट के चैप्टर के। तो पार्ट 1 आपको चैनल पे मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा। आज ये क्लास में हम करने वाले बैंक ऑडिट का पार्ट 2। In case of any other resources, if you need certain free resources are available on the site www.letslearnindia.in www.letslearnindia.in। आपको नीचे टिकर दिख रहा होगा वहाँ पर। एंड एनीवन हु वांट्स एनी लेक्चर्स, लॉ, डेट, एफआर, कॉस्टिंग, एसएफएम, डीटीआईडी, सब लेट्स लर्न इंडिया पे अवेलेबल है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए फॉर ऑल दी अपडेट्स, इसमें आते रहेंगे। एंड रिविजन वीडियोस, अमेंडमेंट्स, मोटिवेशन सेशंस। एंड डू लाइक द वीडियो अगर आपको पसंद आया तो, ठीक है। सो वी आर डूइंग इन कंटिन्यूशन ऑफ बैंक ऑडिट पार्ट 1 का लेक्चर। ये वाले जो हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं वो कर रहे हैं अपन। कुछ क्वेश्चंस कर दिए थे, कुछ 9 या 10 क्वेश्चन हमारे पेंडिंग थे, वो हम करने वाले, प्लस द क्वेश्चन बुक के जो इलस्ट्रेशन है वो करने वाले हम लोग। आ जाइए सर। सबसे पहले अपन पहला क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। एक होगा वोस्त्रो एंड नोस्त्रो अकाउंट वाला क्वेश्चन। आंसर नंबर 9। आंसर नंबर 9। आंसर नंबर 9 आ जाइए। पहले वो कर रहे हैं। वोस्त्रो एंड नोस्त्रो, क्या बोलता है वो? वोस्त्रो एंड नोस्त्रो। अब फॉर एग्जाम्पल विदेश है, तो लंदन में मेरे को किसी को पैसा भेजने का है, तो मेरा बैंक तो यहाँ पर HDFC है, तो आई वेंट टू HDFC बैंक। मैं बोलता यार लंदन में पैसा भेजने का। अब HDFC बैंक का कोई विदेशी बैंक में कोई टाइप होगा, अज्यूम करो वहाँ पर कोई बैंक है, HSBC ले लीजिए आप, फर्स्ट रैंड करके कोई बैंक होता है वहाँ ले लीजिए, बहुत अलग अलग बैंक है, अज्यूम करो XYZ बैंक है। सो AB का जो अकाउंट है बच्चों, वो तो HDFC में है। अब HDFC के बहुत सारे कस्टमर को फॉरेन पेमेंट करनी होती है, सो बैंक थोड़ी वहाँ जाके पेमेंट करेगा। सो वहाँ का जो बैंक होगा, कोई भी एक फॉरेन बैंक, उसके अंदर बैंक क्या करेगा? अकाउंट खुलवा के रखेगा। कौन सी करेंसी में होगा सर? वो फॉरेन करेंसी में होगा। कौन सी करेंसी में? फॉरेन करेंसी में। सो AB ने बोले काम को सर $1000 भेज दो, तो HDFC बैंक अपने फॉरेन बैंक को इंस्ट्रक्शन देगा, काम कर $1000 भेजवा दे AB की पार्टी को। हाँ, ऑब्वियसली दे विल चार्ज सर्टेन कमीशन, व्हाटएवर कमीशन दे विल चार्ज फ्रॉम मी, दैट विल बी शेयर विद HDFC बैंक एंड फॉरेन बैंक, करेक्ट। सो इसको क्या बोलते हैं अपन सर? नोस्त्रो अकाउंट। क्या बोलते हैं अपन? नोस्त्रो अकाउंट। क्या बोलते हैं उसको अपन? नोस्त्रो अकाउंट। एंड वोस्त्रो क्या हो जाएगा इसका? उल्टा, कि फॉरेन बैंक वाले तुम्हारे भी तुम्हारे जो क्लाइंट होंगे, उनके जो कस्टमर्स होंगे वो इंडिया में होंगे, उनको INR में पेमेंट करनी होगी, तो तुम कहाँ विदेश से यहाँ चल कर आओगे? काम करो अपन वाइसा वर्सा कर लेते कि हमारे जो इंडिया के क्लाइंट होंगे उनको अगर विदेश में पेमेंट करनी है तो वो आपके थ्रू करवा लेंगे, वाइसा वर्सा फॉरेन वाला तुम्हारे कोई क्लाइंट के कोई इंडिया में पेमेंट करनी है INR में, वो हमारे थ्रू करवा लेंगे। तो उधर जो अकाउंट होगा, मतलब अपने बैंक का, देश वाले बैंक का, अगर उधर जो अकाउंट होगा ना, उसको क्या बोलेंगे बच्चों अपन? नोस्त्रो। क्या बोलेंगे अपन इसको? नोस्त्रो। ये देखो, बैंक्स मेंटेन द स्टॉक्स ऑफ फॉरेन करेंसी इन फॉर्म ऑफ बैंक अकाउंट विद ओवरसीज ब्रांचेस और कॉरेस्पोंडेंट्स। सच फॉरेन करेंसी अकाउंट क्या है? सच फॉरेन करेंसी अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है? इंडियन बैंक। हमारे एग्जांपल में HDFC बैंक था। एट अदर ओवरसीज सेंटर्स आर कॉल्ड एज नोस्त्रो अकाउंट। क्या बोलेंगे इसको अपन? नोस्त्रो। हमारा बैंक का टाइप विदेशी बैंक से है, विदेशी बैंक में जो पैसा पड़े वो हमारा ही पैसा है। कौन सी करेंसी में? फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड होगा वो, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं अपन? नोस्त्रो। उल्टा, वोस्त्रो इज द ऑपोजिट ऑफ नोस्त्रो। हियर अ फॉरेन बैंक, विदेश वाला बैंक, इन अनदर कंट्री मेंटेन्स द स्टॉक ऑफ इंडियन रुपीज विद देयर इंडियन ब्रांच और करस्पॉन्डेंट और लोकल, मतलब इंडिया में पैसा रखा है लोग ने। सच इंडियन रुपी अकाउंट इज डेसिग्नेटेड एज वोस्त्रो। सर फॉरेन करेंसी को बोलते हैं अपन नोस्त्रो। फॉरेन मतलब फॉरेन में रहेगा, फॉरेन करेंसी में पैसा रहेगा। सर इंडिया में पैसा रहेगा, इंडियन बैंक में रहेगा, उसको बोलते हैं अपन वोस्त्रो। FNIV कैसे याद करोगे? बोल जाओगे फॉरेन करेंसी तो है नोस्त्रो, इंडियन करेंसी में तो वोस्त्रो। इंडियन करेंसी में अपना तो पैसा इंडिया में रहता है, विदेश वालों का। फॉरेन करेंसी में तो विदेश का तो विदेश में रहता है, अपना वाला विदेशी करेंसी में, उसको बोलते हैं अपन नोस्त्रो। सो दोनों डेफिनेशंस कवर हो गए आपके यहाँ पर। नाउ जब आप ऑडिटर हो तो बेटा
आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ब्रांच, अपन बैंक और तो इंडिया के हिसाब से करें बराबर, HDFC की, तो उनका विदेश में पैसा होगा, तो वो विदेश में जब पैसा होगा वो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड होगा, उसको क्या बोलते हैं अपन सर, नोस्त्रो। सो द ऑडिटर शुड पे अटेंशन टू द रिकंसिलिएशन ऑफ नोस्त्रो अकाउंट विद रिस्पेक्टिव माइनर अकाउंट्स। आपको रिकंसिलिएशन चेक करना है उसका। सर the amount he knows through is a stock of foreign currency in form of bank account with overseas branches and correspondents। तो वही डेफिनेशन को यूज किया आपस से। द ऑडिटर शुड चेक प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू इनवर्ड एंड आउटवर्ड मैसेजेस कि भैया भेज दो, वो लोग बोलेंगे यहाँ पर भेज दो पैसा। दिस मैसेज शुड बी प्रॉपर्ली ऑथेंटिकेटेड एंड डिस्क्रिपेंसीज नोटिस शुड बी डेल्ट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। द ऑडिटर should verify the prescribed procedure in relation to interbank confirmation in Vostro account is followed or not। सो वही नोस्ट्रो के लिए भी वही बोलना है, वोस्ट्रो के लिए वही बोलना है, कॉमन आंसर बना के चलना है आपको इसको। कॉमन आंसर 6.4 मार्क का आंसर। पहले डेफिनेशन लिख दो, फिर वोस्ट्रो की डेफिनेशन लिख दो, फिर ऑडिटर को अटेंशन देना चाहिए नोस्ट्रो अकाउंट के वैलिडेशन के लिए, फिर ऑडिटर को वोस्ट्रो अकाउंट के लिए लास्ट वाला पॉइंट प्रिस्क्राइब प्रोसीजर चेक करना चाहिए, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करते चले वहाँ पर वो। एंड अमाउंट इन नोस्ट्रो अकाउंट इज बेसिकली द स्टॉक ऑफ फॉरेन करेंसी इन फॉर्म ऑफ अ बैंक अकाउंट विद ओवरसीज करस्पॉन्डेंट या फिर ब्रांच, नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो। ठीक है, आ सकता है एग्जाम में MCQ बन के भी। रीड कीजिए एक बार। डन, आ जाइए भी। अब इसी से लिंक करते हुए आंसर नंबर 1 करना है अपने को। आंसर नंबर 1 पर आइए। इट सेज हाउ वुड यू वेरीफाई द बैलेंसेस इन अकाउंट्स ऑफ अ बैंक सिचुएटेड इन अ फॉरेन कंट्री। रिपीटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करके चलिए इसको। हाउ एज एन ऑडिटर, सी यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ, एग्जाम में इंश्योर डायरेक्ट पूछता नहीं, अपने को ही पता है, पूरी कहानी देगा कि यू आर द ऑडिटर ऑफ सो एंड सो कंपनी, बैंक ने इतना फंडिंग कर रखा है, ऐसा फलाना टिकना ये वो, तो क्या ऑडिट प्रोसेस रहेंगे। पर क्वेश्चन यही होगा, हाउ वुड यू वेरीफाई द बैलेंसेस इन द बैंक सिचुएटेड इन अ फॉरेन कंट्री। सर पूरा वाउचिंग वेरिफिकेशन है, रट्टा मारना पड़ेगा। पहला, द ऑडिटर शुड चेक द लेजर बैलेंसेस इन ईच अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू द बैंक। उनके सर्टिफिकेट जो आएंगे उससे आप मैच करके चलिए वहाँ पर एंड रिको कर दीजिए। द ऑडिटर शुड वेरीफाई द बैलेंस, लेजर बैलेंस इन ईच अकाउंट विद रेफरेंस टू द बैंक कन्फर्मेशन और सर्टिफिकेट्स एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एट द ईयर एंड। तो 31 मार्च के आसपास आप बैलेंस लेजर चेक कीजिए एंड बैंक रिको कर दीजिए, जो सर्टिफिकेट आएंगे जो कन्फर्मेशन से मैच करके चलिए। नंबर 2, रिव्यू द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। काई के लिए सर, नो डेबिट फॉर चार्जेस और क्रेडिट फॉर इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग एंड ऑल आइटम्स ought to have been taken to revenue। कुछ भी डेबिट क्रेडिट आउटस्टैंडिंग नहीं चाहिए, सबकी एंट्री पास हो गई है। नो चेक सेंट और रिसीव्ड इन क्लियरिंग इज आउटस्टैंडिंग। सर, examine all the bills or outstanding checks sent for collection outstanding as on closing it have been credited subsequently। तो अरे वो बैंक रिको की जो एंट्रीज होती है बेसिकली वो लिखनी है आपको यहाँ पर। थर्ड, चेक लेजर इन इंटर ब्रांच अकाउंट्स पर्टिकुलर टुवर्ड्स द ईयर एंड टू एंश्योर दैट नो ट्रांजैक्शन हैव बीन पुट थ्रू द विंडो ड्रेसिंग। अब देखो बोला कि यहाँ से डेबिट हुआ, वहाँ तो 1-2 दिन में क्रेडिट होगा, तो विंडो ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर चेक कीजिए। एग्जामिन द लास्ट ट्रांजैक्शन इंटर बैंक अकाउंट्स टुवर्ड्स द ईयर एंड। 4, ओरिजिनल डिपॉजिट रिसीट्स चेक कर लीजिए इन रिस्पेक्ट टू द डिपॉजिट अकाउंट्स in addition to the confirmation certificate। And fifth one, check the balances are converted into Indian currency at the exchange rate prevailing on 31st March। तो अपन ने जब होल्डिंग सब्सिडी किया होगा या अपने अमालगमेशन में कभी किया होगा, तो जब 31 जब अपनी वो फॉरेन सब्सिडीज होती है या फॉरेन अमालगमेशन करना होता है, तो अपन ईयर एंड पे कन्वर्ट करते हैं उसको, जो ये जो रेट होता है उसके हिसाब से। एंड एंश्योर द कंप्लायंस विद AS। 4.5 पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली। हाउ वुड यू वेरीफाई द बैलेंस इन अकाउंट्स ऑफ अ बैंक सिचुएटेड इन अ फॉरेन कंट्री। सर, लेजर बैलेंस चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द कन्फर्मेशन। नंबर 2, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चेक करेंगे। फिर 3 पॉइंट रिकंसिलिएशन आपको लिखने पड़ेंगे। नंबर 3, चेक द लास्ट ट्रांजेक्शन इंटरबैंक टुवर्ड्स द ईयर एंड
टू एंश्योर दैट नो ट्रांजेक्शन बीन पुट थ्रू विंडो ड्रेसिंग. नंबर 4, ओरिजिनल डिपॉजिट रिसीट चेक कीजिए in addition to the confirmation certificates obtained from bank. And पांचवा, sir, whether the balance are converted into Indian currency as per the exchange rate prevailing on 31st March and check the compliance with AS. So compliance with AS आप अलग से पॉइंट बनाओगे तो भी चलेगा. 4 पॉइंट 5 पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर. क्लियर? दैट्स वन. नंबर 2, अब देखना. नंबर 2 क्या कहता है सर? एक्सेप्शन टू द जनरल रूल ऑफ ट्रीटिंग एडवांसेस एज एनपीए. अपन हमेशा भी क्या बोले कि 90 दिन के ऊपर जो आउटस्टैंडिंग हुआ, मतलब आपने पार्ट 1 में देखा होगा, 90 दिन के ऊपर अगर आउटस्टैंडिंग हुआ तो सर आप एक काम कीजिए, आप उसको एनपीए ट्रीट कर दीजिए. करेक्ट, वो बोलते अपन. पर उस 90 दिन के रूल में किन बातों को अपने को ध्यान में रखने का है, क्या क्या एक्सेप्शन है, क्या क्या एक्सेप्शन है. सर, एनपीए शुड बी डिटरमाइंड बोरोवर वाइज एंड नॉट फैसिलिटी वाइज. मैंने अगर एचडीएफसी बैंक से होम लोन भी ले रखा है, पीएल भी ले रखा है, मैंने एफडी पे ओडी भी ले रखी है, मैंने कुछ सीसी भी ले रखा है वहाँ पर. सो एनपीए अगर मैंने एचडीएफसी बैंक का पेमेंट नहीं किया तो मैंने क्या किया है, मैंने टर्म लोन पे नहीं किया, तो वो क्या बोलता है, एचडीएफसी बैंक अपनी बुक्स में क्या ट्रीट करेगा, बोरोवर वाइज एंड नॉट फैसिलिटी वाइज. मतलब अभिषेक बंसल के जितने भी अकाउंट है सारे के सारे क्या मान ले जाएंगे, एनपीए विद रिस्पेक्ट टू एचडीएफसी बैंक. सो इवन इफ एनी वन ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटीज ग्रांटेड टू अ बोरोवर बिकम्स एनपीए, all the facilities granted to that borrower will be regarded as NPA irrespective of the performing status of the other facility. भले मैं मेरा पर्सनल लोन का पेमेंट कर रहा हूँ, मैं बिजनेस लोन का पेमेंट कर रहा हूँ, मैंने टर्म लोन में डिफॉल्ट कर रखा है, तो बोलता है कि एचडीएफसी बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने आपको 4 डिफरेंट प्रकार की फैसिलिटी दे रखी थी, अगर एक एनपीए हो गया तो सारा एनपीए मान लिया जाएगा. समझा आपको? सो पहला क्या देखेंगे अपन, बोरोवर वाइज एंड नॉट फैसिलिटी वाइज. नंबर 2, नेटवर्थ ऑफ द बोरोवर. It should not be considered, the net worth should not be considered to treat as an NPA as income recognition is based on the recoveries from the advance account. अब जैसे भी अपना आप एग्जाम्पल ले लीजिए, अनिल अंबानी, पैसा बहुत है पैसा, पर साला बैंकों का तो पैसा नहीं दिया ना, मारो एनपीए ट्रीट करो. इट इज़ नॉट रेलिवेंट टू डिटरमाइन द परफॉर्मिंग स्टेटस ऑफ एन एडवांस सब्जेक्ट टू सर्टन एक्सेप्शंस. कितना सिक्योरिटी पड़े रहने दो, भाई साहब ने लोन रीपे नहीं किया, मेरा 90 दिन बीत गया, मैं एनपीए मानेगा, भले मेरे पास वो सिक्योरिटी पड़ी होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता. Take out finance. Under this arrangement, क्या होता है पर, the lending bank shall apply prudential norms in a usual manner so long as the accounts remain on its book. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मेट्रो बनाने का है अपने को, या ब्रिज बनाने, जैसे राजीव गांधी सीलिंग बना बॉम्बे में, वर्ली सीलिंग जिसको बोलते हैं, तो भैया जो नॉर्मल नॉर्म्स होते हैं, अगर पेमेंट रीपेमेंट नहीं आई है उसके लिए अपने फंडिंग की ब्रिज बनाने के लिए, तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, अब अपने पे नहीं किया, ब्रिज बनाने, कोविड आ गया, जो भी इशू है, बुक बैंक अपनी बुक्स में एनपीए ट्रीट करेगा सब्जेक्ट टू आरबीआई गाइडलाइंस. अभी जैसे आरबीआई में एनपीए के लिए कोविड में अलग गाइडलाइंस आ गए थे, वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी. कंसोर्टियम एडवांस, ये अपन कर चुके, लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया था आपको कि सर अगर 4-5 बैंक मिलकर एक फंडिंग करते हैं तो लीड बैंक का पेमेंट हो रहा है, पर छोटे मोटे जो बैंक है उनकी पेमेंट नहीं हुई है, तो वो लोग अपनी बुक्स में एनपीए ट्रीट करेंगे, सब अपना अपना देखेंगे. ईच बैंक में क्लासिफाइड एडवांस बेस्ड ऑन इट्स ओन रिकॉर्ड फॉर द रिकवरी इन अदर एस्पेक्ट्स हैविंग बेयरिंग ऑन रिकवरेबिलिटी. स्टाफ लोन, advances to the staff where the interest is payable after recovery of principal. तो इंटरेस्ट कब होता है, जब आप पहले प्रिंसिपल भी रीपे करो, उसके बाद इंटरेस्ट चालू होती है. इंटरेस्ट बिकम्स ओवरड्यू ओनली अपॉन द डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट. सो भैया बैंक ने, एचडीएफसी बैंक ने अपने स्टाफ को लोन दिया, कोई बात नहीं है, ले दीजिए. अब जो लोग रीपेमेंट करेंगे खाली प्रिंसिपल रीपे करेंगे, जब पूरा प्रिंसिपल रीपे हो जाता है तो वो बाद में इंटरेस्ट देंगे. अब वो बाद में मतलब प्रिंसिपल पे होने के बाद इंटरेस्ट का ड्यू डेट आया, इंटरेस्ट नहीं दिया, तब आप उसको एनपीए मानोगे. देन बोथ जी एंड एच, वेरी इंपॉर्टेंट. जी एंड एच ये अलग से 1-2 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं आपको. एडवांसेस अगेंस्ट शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, एनएससी, केवीपी, एलआईसी. सर सच एडवांसेस नीड नॉट बी कंसिडर्ड एनपीए एंड इंटरेस्ट ऑन सच एडवांसेस मे बी टेकन टू इनकम प्रोवाइड एडिक्वेट मार्जिन अवेलेबल. क्योंकि सरकार के होते हैं तो आप इन पे एनपीए नहीं ट्रीट करो, क्योंकि इनका एडिक्वेट मार्जिन अवेलेबल होता है एंड इन पे प्रोविजनिंग नहीं करनी पड़ेगी आपको. एग्रीकल्चर एडवांसेस, सो विद द नेचुरल कैलामिटीज इम्पेयर द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स. तो क्या बोलते हैं बैंक, क्या कर सकता है, कन्वर्ट शॉर्ट टर्म इनटू लॉन्ग टर्म लोन्स. तो जो शॉर्ट टर्म लोन उनको लॉन्ग टर्म ट्रीट कर दो, या फिर रीस्केड्यूल द पेमेंट एंड गिव देम फ्रेश शॉर्ट टर्म लोन्स. बोथ द टर्म लोन, मतलब जो पुराना वाला वो एंड द फ्रेश शॉर्ट टर्म लोन्स आर ट्रीटेड एज करंट ड्यूज एंड नीड नॉट बी क्लासिफाइड एज एनपीए. तो भैया इंडिया एग्रो कंट्री है, तो फार्मर्स की मदद करने के लिए शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म ट्रीट कर लीजिए, रीस्केड्यूल कर लीजिए रीपेमेंट एंड गिव फ्रेश शॉर्ट टर्म लोन्स. बोथ द लॉन्ग टर्म लोन्स एंड फ्रेश शॉर्ट टर्म लोन्स कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एनपीए एंड वो आपके नए मानने चाहिए. बोथ वुड बी ट्रीटेड एज फ्रेश लोन्स एंड अकॉर्डिंगली न्यू जो गाइडलाइंस होगी ना एनपीए की, अगर अब नहीं पे किया तो फिर वो 90 दिन का दिया देखा जाएगा. पुराने वाले का भी तो पे नहीं किया ना, पर उसको अपन ने लॉन्ग टर्म बना दिया वहाँ पर शॉर्ट टर्म में, तो या रीस्केड्यूल कर दिया
या फिर सर अपन ने वहाँ पर नया लोन दे दिया। तो सर ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी एग्रीकल्चर एडवांसेस के प्रति। सो ए टू एज है बेटा, ये तो पूरा आना बहुत डिफिकल्ट है, छोटे छोटे पॉइंट्स में बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा, एक बार रीड कर लीजिए इसको, रीड एक बार फिर से गो थ्रू कर लीजिए। नेक्स्ट कॉन्करेंट ऑडिट। अब कॉन्करेंट ऑडिट पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता, अब उसकी वेटेज कम हो गई, मतलब नहीं आ रहा है एग्जाम में, बट ठीक है, पता होना चाहिए आपको चीज़ें क्या क्या है कॉन्करेंट ऑडिट की। अब जैसे बैंक के लास्ट ट्रांजैक्शन से एवरी डे, जैसे अगर आप SBI देख लोगे, SBI में इतनी सारी ब्रांचेज, इतने सारे जगह पर है वो, एंड इतनी भीड़ होती है, खिड़की नंबर 2 नंबर पे चाहिए, 4 नंबर पे चाहिए। तो सर यहाँ पर क्या हो जाता है कि भैया जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हुआ वैसे वैसे ऑडिट हुआ, जैसे जैसे बच्चों ट्रांजैक्शन हुआ वैसे वैसे ऑडिट हुआ। सो इट मीन्स वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस और एन एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन concurrently, मतलब that is at the same time the transaction activity take place, and hence it is similar to the concept of internal audit। जैसे ट्रांजैक्शन वैसे वेरिफिकेशन कर लिया। तो जो बच्चे बैंक ऑडिट होंगे, आपने देखा होगा पूरा साल आप लोग 2.5-3 साल अगर आर्टिकलशिप में की है, पूरा 2.5-3 साल आप वहाँ पर क्लाइंट प्लेस पे, मतलब बैंकों में पढ़े थे जब बैंक ऑडिट चल रही थी, बराबर। ऑफिस का तो शक्ल कभी देखा ही नहीं, क्यों? क्योंकि कॉन्करेंट ऑडिट पूरा साल आपको करना, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन वैसे वैसे ऑडिट होती जाएगी। द कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू इंटरनल ऑडिट, द एम्फोसिस ऑन द डिटेल्स सब्सटेंटिव टेस्टिंग इन द की एरिया रादर देन टेस्ट चेकिंग। सिमिलर इंटरनल ऑडिट से, बट यहाँ पर डिटेल चेकिंग होती है रादर देन टेस्ट चेकिंग, रादर देन सैंपल। तो ये हो गया आपका मीनिंग। सर द बैंक शुड रिव्यू द इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट सिस्टम वंस इन अ ईयर। वंस इन अ ईयर जब नोट डाउनलोड करेंगे आपके टीचर की बुक में होगा, वंस इन अ ईयर मार्क करके रखिए, एमसीक्यू में खेल ले कुछ। And take necessary measure to correct the Lucani, I don't know what you pronounce as Lusani, in the implementation of the program. Correct the mistakes, problems in the implementation of the program. The auditor has to check whether the transactions are within the parameters laid down by the head office as per the instruction policy guidelines of RBI and within the delegated authority. So बेटा जो ट्रांजैक्शन हो रही है ऑडिटर को वेरीफाई करना है, किससे सामने वेरीफाई करेगा? कोई ना कोई तो बेंचमार्क में 3 बातें, पहला policy laid down by the head office, number 2 as per the instructions or policy guidelines of the RBI, number 3 it should be within the delegated authority। सर कौन अपॉइंट करेगा कॉन्करेंट ऑडिटर्स को? बैंक का इंटरनल इंस्पेक्शन स्टाफ नॉट एंगेज इन ऑपरेशनल एक्टिविटीज, या फिर CA फर्म्स? कौन करेगा? बैंक का इंटरनल स्टाफ कर सकता है कोई, या फिर CA फर्म्स कर सकती हैं। कौन करेगा? ये बेसिकली दिस इज क्वालिफिकेशन। कौन करेगा? या तो बैंक का एक अलग से डिपार्टमेंट बना के फिर CA फर्म। अब बैंक वालों को क्या रिस्क नहीं चाहिए होता, तो CA फर्म्स को अपॉइंट कर देता है। अब bank's own staff should be experienced, well trained, independent। CA firm is initially appointed for 1 year, however can be extended up to 3 years, 1 to 3 years के लिए। They can be shifted from another branch on the satisfactory completion of 3 years। जैसे अंधेरी ब्रांच से मलाड ब्रांच भेज दिया उनको। If any serious act of omission or commission is noticed in the working of CA firms, appointment will be cancelled and the same will be intimated to RBI and ICAI। चुगली कर देंगे लोग। So 1 to 3 years है बेसिकली, 1 to 3 years है, ध्यान रखना 1 to 3 years।
अब नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसका बेटा, कवरेज ऑफ ब्रांचेस फॉर कॉन्करेंट ऑडिट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर अलग से क्वेश्चन आ सकता है। सो अपॉइंटमेंट की बातें हो गई, मीनिंग हो गया आपका वहाँ पर, एंड प्रोसीजर होगा, क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। तो अगर मीनिंग पे आता है, प्रोसीजर पे आता है, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्करेंट ऑडिटर्स, तो कॉन्करेंट बैंक का इंटरनल स्टाफ भी होता है, सीए फर्म भी होता है। सीए फर्म 1 to 3 ईयर्स के लिए अपॉइंट की जाती है, उनको 3 साल कंप्लीट होकर उसका टर्म चेंज हो सकता है, दूसरी ब्रांच भी भेज सकते हैं। अगर आपने कुछ गलत काम कर रखा है तो सर आपको कैंसिल कर दिया जाएगा लाइसेंस, एंड आरबीआई को और आईसीआई मतलब आपके ऑडिट छीन ली जाएगी ना, आरबीआई को और इंश्योर को इंटीमेट कर दिया जाएगा। अब हाउ the branches are selected, या what is the basic coverage for the concurrent audit? So देखो, as per the RBI guidelines, branches of bank which are compulsory subject to concurrent auditor, कौन से अलग से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। डिविजन ऑफ हेड ऑफिस डीलिंग इन ट्रेजरी फंक्शन, डिविजन ऑफ हेड ऑफिस डीलिंग इन ट्रेजरी फंक्शन लाइक इन्वेस्टमेंट फंड में, उनकी तो concurrent audit होनी है ट्रेजरी फंक्शन वालों की। नंबर 2, ब्रांच ऑफिस डीलिंग इन ट्रेजरी फंक्शंस लाइक बिल डिस्काउंट फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस डीलिंग रूम्स। तो ए हो गया डिवीजन ऑफ हेड ऑफिस जो ट्रेजरी फंक्शन में, या फिर कोई पर्टिकुलर ब्रांच है, जैसे मैं बताऊँ मेरी साकीनाका वाली ब्रांच है, साकीनाका मुंबई में एक एरिया है, ठीक है, साकीनाका वाली ब्रांच है, तो भैया उसका भी कॉन्करेंट ऑडिट होगा। नाउ थर्ड, सिलेक्शन ऑफ ब्रांचेस शुड एंश्योर दैट द ऑडिट कवर्स ब्रांचेस हुज टोटल क्रेडिट एंड अदर रिस्क एक्सपोजर्स एग्रीगेट टू मिनिमम 50% ऑफ द टोटल क्रेडिट एंड अदर रिस्क एक्सपोजर्स ऑफ द बैंक। मतलब एक पर्टिकुलर जो ब्रांच है उसका टोटल क्रेडिट एंड द रिस्क एक्सपोजर्स इज एग्रीगेट टू मिनिमम 50% ऑफ द टोटल, मतलब पूरा, जैसा एसबीआई के अगर हजारों ब्रांचेस है तो 1000 ब्रांच का जितना टोटल क्रेडिट है उस पर्टिकुलर ब्रांच का उतना टोटल रिस्क कवर होना चाहिए। सो द ब्रांचेस टोटल क्रेडिट एंड अदर रिस्क एक्सपोजर्स मिनिमम इज इक्वल टू मिनिमम 50% ऑफ द ओवरऑल एक पर्टिकुलर ब्रांच का जो टोटल क्रेडिट और रिस्क एक्सपोजर है वो कितना होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 50% ऑफ द टोटल क्रेडिट एंड अदर रिस्क एक्सपोजर ऑफ बैंक, एंड whose aggregate deposits cover minimum 50% of aggregate deposits of bank। अब जो उन्होंने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए पब्लिक से, कितना होना चाहिए, मिनिमम 50% ऑफ द टोटल डिपॉजिट ऑफ द बैंक। अगर 1000 रुपये पूरा एसबीआई का है तो भैया जहाँ पर 500 रुपये आपका कवर हो जाता है ना, 50% इज 500 रुपया, तो 500 रुपये वाली जो ब्रांचेस है वो आपको कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ ब्रांचेस शुड एंश्योर दैट द ऑडिट कवर्स ब्रांचेस हुज टोटल क्रेडिट एंड अदर रिस्क एक्सपोजर एग्रीगेट टू मिनिमम 50% ऑफ द टोटल क्रेडिट एंड अदर रिस्क एक्सपोजर ऑफ बैंक, एंड डिपॉजिट्स के टाइम पे 50% ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स ऑफ बैंक। While computing the above parameters, it is necessary to ensure that large branches, especially branches handling foreign exchange business, merchant banking, forex dealing room operation, etc., head office या फिर कोई department dealing with treasury fund management and handling investment portfolio are already covered। ध्यान रखना उनका कवरेज होना बहुत जरूरी है, उनका कवरेज होना बहुत जरूरी है। ये अलग से इंस्टीट्यूट पूछ सकता है एग्जाम में, अलग से, ठीक है। तो पॉइंट नंबर डी अलग से क्वेश्चन बन सकता है। रीड दिस आंसर। ए बी सी तो ईजी है, डी रीड कीजिए। कूल, 4 हो गया। कम टू 5 and 6। फर्स्ट वी आर डूइंग 6। स्कोप ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट ऑफ बैंक विद रेफरेंस टू आरबीआई गाइडेंस, ठीक है। गाइडेंस का स्पेलिंग रॉन्ग है, चेक कर लीजिए, यहाँ पर मिस्टेक है। कॉन्करेंट ऑडिट, सो हमने मीनिंग देख लिया, प्रोसीजर देख लिया, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स देख लिया, हाउ टू सिलेक्ट ब्रांच देख लिया। अभी अपन करें क्या क्या चीज़ें चेक करें, सब चेक करें, एग्जाम में ये भी आया हुआ है।
स्कोप ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट ऑफ बैंक विद रेफरेंस टू आरबीआई गाइडलाइंस. सर डेली कैश ट्रांजैक्शन आपको चेक करना पड़ेगा. डेली कैश ट्रांजैक्शन विद रेफरेंस टू एबनॉर्मल रिसीट्स एंड पेमेंट्स. कोई 50 लाख रुपए कैश डिपॉजिट करोगे, 50 लाख विड्रॉ कर रहा है, सर डेली कैश ट्रांजैक्शन चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई के गाइडलाइंस मैच करनी पड़ेगी आपको. नंबर 2, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज एटसेट्रा. फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट्स एंड द रेट्स एट विच दे आर एंटर्ड इनटू. सर वेरिफिकेशन ऑफ एडवांसेस, ओवरड्राफ्ट, टेम्परेरी ओडी, सीसी, टर्म लोन, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सब चेक करना पड़ेगा. डेली कैश ट्रांजैक्शन हो गया, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज हो गया सर आपका, वेरिफिकेशन ऑफ एडवांसेस, ओडी, सीसी, टर्म लोन्स, एलसी, वो सब चेक करना पड़ेगा. फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस टू बी वेरीफाइड. फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, एडवांसेस, ओडी, सीसी, टर्म लोन्स, एलसी, फिर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन. रेवेन्यू लीकेजेस टू बी डिटेक्टेड. रेवेन्यू लीकेजेस, वेरिफिकेशन ऑफ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, वो वेरीफाई करो. प्रोसीजर फॉर सेफ कस्टडी ऑफ सिक्योरिटी फॉर्म्स विद द ब्रांच, वो चेक कीजिए. वेदर कस्टमर कंप्लेंट्स आर डेल्ट विद इन टाइम, वो चेक कीजिए. एंड आरबीआई एंड इंटरनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स ऑफ द स्टैट ऑडिटर्स एंड कंप्लायंस डेटो. ये 9 पॉइंट है बेटा, ये आपको चेक करना पड़ेगा. स्कोप ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट, डेली कैश ट्रांजैक्शन, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, एडवांसेस हो गया आपका, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टू बी वेरीफाइड विद रिस्पेक्ट टू आरबीआई गाइडलाइंस. रेवेन्यू लीकेज अगर वो चेक कीजिए, वहाँ पर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन चेक कीजिए. सेफ कस्टडी ऑफ सिक्योरिटी फॉर्म्स हो गया, कस्टमर कंप्लेंट्स आर टाइमली डेल्ट विद. इंटरनल ऑडिटर की जो रिपोर्ट होगी, वहाँ पर इंटरनल इंस्पेक्शन की रिपोर्ट या फिर स्टैट ऑडिटर की जो रिपोर्ट होगी, उनका कंप्लायंसेस चेक कर लीजिए. 4 मार्क का आंसर, थियोरी आंसर. स्कोप ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट, इतना लिखना है आपको. फटाक से एक बार गो थ्रू कर लीजिए. Next, it says procedure for verification of branch adjustment account appearing in books of accounts of a bank or inter-office adjustments in audit of banks. Inter-office adjustment बोल लीजिए या ब्रांच अकाउंट्स का बोल लीजिए, बहुत पहले ये आता था वहाँ पर. करस्पॉन्डिंग ब्रांच में कैसे चेक करेंगे अपन, कुछ नहीं है, थियरी एकदम पूरा प्योर थियरी. इतना सा आंसर है. देखो, इन द फाइनल बैलेंस शीट ऑफ अ बैंक, दिस बैलेंस रिप्रेजेंट्स डिफरेंस बिटवीन इंटर ब्रांच डेबिट्स एंड क्रेडिट्स. इंटर ब्रांच डेबिट्स एंड क्रेडिट्स. एंड क्या होगा इसमें, मेजॉरिटी टाइम्स क्या होगा, इन ट्रांजिट वाले आइटम्स होंगे. जैसे मैंने चेक डाला है, निकला है, पैसा गया है, पैसा आया, should normally comprise of items in transit as on the balance sheet date. Now, it is most commonly used by the unscrupulous person in committing a fraud. क्योंकि क्या है, इन ट्रांजिट दिखा के झोल कैसे होगा, क्योंकि 31 मार्च को चेक करेगा. इन ट्रांजिट दिखा दो, यहाँ से डेबिट, वहाँ पे तक क्रेडिट ही नहीं हुआ है, बराबर. देयरफॉर द वेरिफिकेशन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. सर क्या है ये बैलेंस, ये बैलेंस है, क्या बैलेंस है सर, ब्रांच के जो डेबिट्स एंड क्रेडिट्स है वो यहाँ पर मिलेंगे आपको. और यहाँ पर जितने भी बैलेंस होंगे वो मैक्सिमम क्या होंगे, वहाँ पर इन ट्रांसिट वाले बैलेंस होंगे. सो ये बहुत कॉमन मेथड है विच इज यूज बाय द पर्सन्स हु वांट टू कमिट फ्रॉड. देयरफॉर वेरिफिकेशन ऑफ इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या चेक करना चाहिए सर, चेक करो ऑल द ब्रांच अकाउंट्स आर पीरियडिकली रिकंसाइल्ड. चेक ऑल द एडजस्टमेंट्स इन अकाउंट्स and ensure that the adjustments are done properly and supported by the documentary evidence. वो चेक कर लीजिए. Check reversal entries are made under proper authority and after due explanation and evidence. So see that all branch accounts are periodically reconciled. Number 2, check all the documents and accounts and adjustment properly हुई है कि नहीं, वो चेक कर लीजिए. documentary evidence से मैच कर लीजिए. Verify that the reversal entries are made under proper authority and after due explanation and evidence. Inter branch office adjustments बहुत बार आया है ये भी, अभी थोड़ा सा ट्रेंड कम है फिलहाल, पर आया हुआ है ये भी बहुत बार. क्या है सर ये बैलेंस क्या है सर, ये इंटर ब्रांच डेबिट एंड क्रेडिट होगा वहाँ पर. एंड यहाँ पर मेजॉरिटी इन ट्रांसिट वाला बैलेंस होगा. ये बहुत कॉमन मेथड है जो फ्रॉड के लिए काम आएगा, इसलिए इसका वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे वेरीफाई करना चाहिए सर, ऑल द ब्रांच अकाउंट्स शुड बी पीरियडिकली रिकंसाइल्ड. चेक ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन प्रॉपर्ली एंड विच इज सपोर्टेड बाय द एविडेंस. जो भी रिवर्सल की एंट्रीज होगी वहाँ पर प्रॉपर अथॉरिटी से एंड आफ्टर ड्यू एक्सप्लेनेशन एंड एविडेंस से वेरीफाई कर लीजिए. 4 मार्क का आंसर. ठीक है, टेक योर टाइम, गो थ्रू इट.
डन, ओके 7 वी हैव डन। 8 पर आ जाइए, 8 पर, 8 पर वेरिफिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंसेस, एंडोर्समेंट्स एंड अदर ऑब्लिगेशंस। क्या है? हाउ एज एन ऑडिटर यू विल वेरीफाई एक्सेप्टेंसेस, एंडोर्समेंट्स एंड अदर ऑब्लिगेशन। बेसिकली आपका लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी, लेटर ऑफ कंफर्ट अगेन एलसी बोलते हैं अपन उसको, क्या चेक करना चाहिए यहाँ पर? देखो हर एक के 2-2 पॉइंट याद कर लो, याद करना पड़ेगा, समझने लायक कुछ है नहीं बेटा, ये वाउचिंग वेरिफिकेशन, इसको याद करना ही पड़ेगा आपको। आदत बड़े सर समझा तो समझ के कैसे समझेगा? तो ऑडिट प्रोसीजर है, बिल चेक कर लीजिए, वहाँ पर अमाउंट चेक कर लीजिए, इंटरनल कंट्रोल चेक कर लीजिए, अब एलसी दिया होगा सामने वाले का, क्रेडिट रेटिंग वहाँ पर चेक कर लीजिए, ऑब्लिगेशन कौन दे रहा है वहाँ पर, उसका मतलब गारंटी कौन दे रहा है वो चेक। कंफर्ट होगा तो होल्डिंग कंपनी का, जैसे मुकेश अंबानी वहाँ पर कंफर्ट दे रहा होता है, अपने को अनिल अंबानी को फंडिंग करनी है तो मुकेश अंबानी या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज लेटर ऑफ कंफर्ट दे रहे हो, उनका आप स्टेटस चेक कीजिए। सो एनीथिंग इन योर ओन, मतलब 3 पॉइंट सर, इट विल इंक्लूड क्या क्या? LC opened by bank on behalf of its customers, Number 2, bills drawn by the customer and accepted and endorsed by bank, the bank. सर LC क्या चेक करना चाहिए? सर इंटरनल कंट्रोल्स ओवर LC। नीरव मोदी को याद कर लो, बहुत है। क्या क्या चेक करोगे? कस्टडी, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, पीरियडिकल वेरिफिकेशन एटसेट्रा। नंबर 2, चेक द बैलेंस ऑफ LC फ्रॉम द रजिस्टर मेंटेन बाय बैंक टू चेक द अमाउंट ऑफ LC एंड द पेमेंट्स। थर्ड, चेक द गारंटीज ऑफ द कस्टमर्स, कॉपीज ऑफ LC एंड द सिक्योरिटी ऑब्टेन। इंटरनल कंट्रोल चेक कर लो, बैलेंस चेक कर लो, आप गारंटी चेक कर लो, एंड सिक्योरिटी चेक करो। ये कॉमन है, इंटरनल कंट्रोल जो भी क्वेश्चन में दिया होगा। नंबर 2, बैलेंस ऑफ द क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा। नंबर 3, एग्जामिन द गारंटीज किसने दी है, ऑफ द कस्टमर्स, कॉपीज ऑफ LC एंड द सिक्योरिटी ऑब्टेन। सर अदर एक्सेप्टेंसेस एंड एंडोर्समेंट, बिल्स के प्रति, चेक द अरेंजमेंट मेड बाय द बैंक विद इट्स कस्टमर, चेक द अमाउंट्स ऑफ बिल, वापस अमाउंट हो गया, वेरीफाई मतलब बिल्स आर मार्क्ड ऑफ इन रजिस्टर ऑन पेमेंट एंड मैच्योरिटी, अगर पेमेंट हो गई है, मैच्योरिटी हो गया तो हटाया कि नहीं हटाया वो चेक कर लीजिए। Letter of comfort, verify whether the bank has incurred a potential financial obligation under such letter, and if the obligation आ गया वहाँ पर, ensure that the amount has been shown as a contingent liability in the balance sheet। 4 मार्क का आंसर, 4 मार्क का आंसर। LC के बारे में बोलना है, एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट के बारे में, लेटर ऑफ कंफर्ट के बारे में बोलना है आपको, ठीक है। LC में क्या बोलोगे? इंटरनल कंट्रोल ओवर LC। नंबर 2, बैलेंस ऑफ LC फ्रॉम द रजिस्टर चेक कर लीजिए, गारंटी चेक कर लीजिए, क्या कोलैटरल उसके सामने, सिक्योरिटी चेक कर लीजिए। एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट में क्या बोलेंगे? सर अरेंजमेंट जो बैंक ने किया होगा वो चेक करो, अमाउंट चेक कर लीजिए, एंड जब मैच्योर हो गया, पेमेंट हो गया तो बिल हटाई के नहीं हटे वहाँ से, वो चेक करें। लेटर ऑफ कंफर्ट में देखो बैंक को ऑब्लिगेशन आया क्या, अगर ऑब्लिगेशन आ गया तो बैंक को उसको अपनी बुक्स में क्या ट्रीट करना पड़ेगा? कंटीजेंट लायबिलिटी। लेटर ऑफ कंफर्ट क्या होता है? अज्यूम करो अनिल अंबानी को फंडिंग चाहिए पर बैंक के मतलब मुझे कंफर्ट नहीं है, सो रिलायंस इंडस्ट्रीज या मुकेश अंबानी लेटर लिख के देगा कि सर आप फंडिंग दीजिए, मैं आपको कंफर्ट दूँ कि कल कोर्ट के अगर इसने पे नहीं किया ना तो मैं आपको पे कर दूँ। दैट्स लेटर ऑफ कंफर्ट फ्रॉम रिलायंस पर्सपेक्टिव। सेम वे HDFC बैंक होता है, HDFC बैंक अपने कस्टमर के लिए बोलता है कि आपको फंडिंग चाहिए, आपको नहीं मिल रहा है, डोंट नॉट वरी, आप माल उठाइए। सामने वाला जो बायर होता है वो बोलता है मेरे को विश्वास नहीं है कि ये वाला बंदा मेरे को पेमेंट कर देगा। सो हमारा बैंक क्या करता है? लेटर ऑफ कंफर्ट इशू करता है, किसको? पार्टी को, कि आप दीजिए इनको माल, आप गुड्स दीजिए इनको, ये अगर पेमेंट नहीं करे तो हमसे आ जाना है। सिमिलर टू LC पर ये LC नहीं होती है, दैट्स कॉल्ड लेटर ऑफ कंफर्ट। सो विल नॉट गेट इनटू द टेक्निकलिटीज, हमें तो ऑडिट प्रोसीजर पढ़ना है खाली बस। 4 मार्क का आंसर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 पेंडिंग। क्या ये? डिस्क्राइब अबाउट द ऑडिट प्रोसीजर फॉर ऑडिट ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी एंड उनका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो 2 क्वेश्चन है बेटा, एक है ऑडिट प्रोसीजर, मतलब पहला क्या है ऑडिट प्रोसीजर लिखने का, एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। अब ऑडिट प्रोसीजर अलग आंसर, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अलग आंसर। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट तो बेटा रट्टा मारना पड़ेगा क्योंकि वो तो फॉर्मेट है बैंकिंग का। सर कैसे दिखाएंगे अपन कंटीजेंट लायबिलिटी? सर एज पर शेड्यूल 3 टू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ द 1949, कंपनीज एक्ट वाला नहीं, बैंकिंग का, इट इज शोन एज अ फुटनोट टू द बैलेंस शीट। कैसे? सर एक होते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी और एक होते हैं बिल्स फॉर कलेक्शन। कलेक्शन की स्पेलिंग मिस्टेक है, कलेक्शन। कंटीजेंट लायबिलिटी, बिल्स फॉर कलेक्शन, कंटीजेंट लायबिलिटी, बिल्स फॉर कलेक्शन। उसके अंदर क्या आएगा सर? CLL गाँव, कंटीजेंट लायबिलिटी CLL गाँव, बिल्स फॉर कलेक्शन। कंटीजेंट लायबिलिटी CLL गाँव मतलब कंटीजेंट लायबिलिटी CLL गाँव
ठीक है, बस CLL गाओ bills for collection, it's bills for collection. So claims against bank not acknowledged as debts. L say liability for partly paid up investment, liability for forward exchange contracts. क्लेम्स अगेंस्ट बैंक नॉट एक्नॉलेजेस है, मतलब जो बुक नहीं किया अपन ने. एल से लाइबिलिटी फॉर पार्टली पेड अप इन्वेस्टमेंट. एक और एल से लाइबिलिटी फॉर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स. जी से गारंटी इज गिवन बाय ऑन बिहाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स वेदर इन इंडिया और आउटसाइड, जो ब्रांचेस हो गए उनके लिए. ए से एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट अदर ऑब्लिगेशन, वो अपन पढ़ चुका ऑलरेडी. ओ से मेरा फेवरेट अदर आइटम्स. CLL गाओ बिल्स फॉर कलेक्शन. अगर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आती है सर कंटिजेंट लाइबिलिटी जाएगी, फिर उसके अंदर के कुछ पॉइंट 6 पॉइंट है. CLL गाओ क्लेम्स नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट्स. एल लाइबिलिटी फॉर पार्टली पेड अप इन्वेस्टमेंट्स, लाइबिलिटी फॉर फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स. फिर जी से guarantees given on behalf of the constituent whether in India or outside India. A से acceptance endorsement other obligation. O से others. and B से क्या आएगा bills for collection. You get disclosure requirement. अब बेटा ऑडिट प्रोसीजर क्या है जो तुमको देखने के लिए, मैं मतलब नया नहीं पढ़ेंगे अपन सर. अपन इंटरनल कंट्रोल चेक करेंगे, जो पढ़े ना अपन इंटरनल कंट्रोल. अमाउंट चेक करेंगे सर, अपन अमाउंट चेक करेंगे सर. अकाउंटिंग एंट्रीज चेक कर लेंगे अपन वहाँ पर सर. अपने को मैनेजमेंट का कंफर्मेशन जगह WR चेक कर लेंगे, पार्टीज चेक कर लेंगे अपन. तो कोई भी 6-7 पॉइंट जो तुमको अच्छा लगे बेटा वो रीड. डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट तो रट्टा मारना पड़ेगा क्योंकि तो फॉर्मेट का पार्ट है, उसमें तो कुछ वैरायटी नहीं आ सकती. यहाँ पर आ सकती है सर. क्या करना चाहिए, पार्टीज चेक कर लो. नॉन फंड बेस्ड है या फंड बेस्ड वाली है. एडिक्वेसी ऑफ कंट्रोल से आगे अपना इंटरनल कंट्रोल चेक कर लीजिए सर. चेक द अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टू एंश्योर कंटिजेंट लायबिलिटीज आर प्रॉम्प्टली एंड प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड. सो एडिक्वेसी ऑफ कंट्रोल्स हो गए. AS एंड ICS को अच्छे से इवैल्यूएट कीजिए. Recording of transaction, sir. Perform substantive audit to establish the completeness of the recording obligation. Accounting entry बराबर पास हुई कि नहीं. Year-end amounts. Check the reasonableness of the year-end amounts in the roshni of the previous experience. Trade credit. In case of guarantees for any trade credit, ensure that the period of guarantees is co-terminate with the period of credit. जितना उधारी दिया है जितने महीने का उसके हिसाब से गारंटी दी है कि नहीं दी. वहाँ पर MR. The auditor should check MR. बस बहुत है. वो देखो बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल सा सिस्टम बना के चलने का. इंटरनल कंट्रोल की बात है, MR की बात है, अकाउंटिंग की बात है, हो गया मेरा वहाँ पर. ईयर एंड की बात है, ईयर एंड में एंट्रीज बराबर चेक कर लीजिए, हो गया. एंड पार्ट इज फंड बेस वाले के नॉन फंड बेस वाली है. एंड देन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. CLL गाओ B. कंटिजेंट लाइबिलिटीज, फिर नीचे आएगा बिल्स फॉर कलेक्शन. फिर कंटिजेंट में 6 पॉइंट है. CLL गाओ क्लेम्स नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट्स. L से लाइबिलिटी फॉर पार्टली पेड अप इन्वेस्टमेंट्स. एक और L से लाइबिलिटी, मैं भूल गया, liability for outstanding forward exchange contracts. फिर G से guarantees given by or on behalf of the constituents whether in India or outside India. A से acceptance endorsement obligation. O से any other. ठीक है, ये आंसर पढ़ना पड़ेगा. रीड.
CLL गाँव, ठीक है, C से कंटीजेंट लाइबिलिटीज, एंड देन वापस C से क्लेम्स अगेंस्ट बैंक्स नॉट एक्नॉलेज्ड डेट्स, L से लाइबिलिटी फॉर पार्टिसिपेटिव इन्वेस्टमेंट, लाइबिलिटी फॉर फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, G से अपना guarantees given by on behalf of the consumer whether in India or outside India, A से acceptances, endorsements, obligations, O से any other, and B से आपका bills for collection. खुले? Then 11 12 it's done, 14 is done, come to 13. How do you examine claims against bank not acknowledged debts? Read कर लीजिए इसको, एकदम easy सा आंसर है RTP. People who do not know what's RTP, it's read if time permits, खाली आपको उसको read करना होता है. Sir, the auditor should check the relevant evidence, that is correspondence with the lawyers, claimants, workers, officers, unions. जैसे वो लड़ाई वड़ाई होती है ना वर्कर्स के साथ, तो भैया जो एविडेंस वो चेक कर लीजिए. रिव्यू द मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग, कमिटीज ऑफ बोर्ड, कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स, लिस्ट ऑफ पेंडिंग लीगल केसेस. फिर चेक द मैनेजमेंट from the management the status of claim outstanding at the year end. Review any subsequent event that would provide completeness and the evaluation of claims. So भैया claims not acknowledges debts के प्रति अपने को ये सारी चीज़ें चेक करनी होती है. तो बेटा इसमें क्या, ये ऑडिट प्रोसीजर, अगेन ऑडिट प्रोसीजर है, याद करना पड़ेगा इसको. द ऑडिटर शुड एग्जामिन द रेलेवेंट एविडेंस दैट इज करस्पॉन्डेंस विद द लॉयर्स, क्लेमेंट्स, वो सब चीज़ें. नंबर 3, रिव्यू द मिनट्स ऑफ द मीटिंग और द बोर्ड की जो कमिटीज है उनकी कोई कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स, वो सब चीज़ें. Ascertain from the management the status of claims outstanding at the year end. Review subsequent events that will provide more evidence about the completeness and valuation. 14. एक बार रीड कर लीजिए इसको. Fourteen is done, 15 is done, 16, 17 is done, 18, 19 is done, 20, 21, 22 is done. Come to last 23, SLR requirements. SLR requirements. MCQ में आ सकते हैं, SLR का डिस्क्रिप्ट तो आ नहीं रहा अभी, MCQ में आ सकते हैं. SLR आ जाइए. SLR सर क्या होता है ये? सर इट्स बेसिकली स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और SLR इज बेसिकली अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट जो एक कमर्शियल बैंक को मेंटेन करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश, गोल्ड और अदर सिक्योरिटीज. ये आरबीआई के पास नहीं होता, ये बैंक के पास होता है. पर ये जो रिक्वायरमेंट है, जो मिनिमम, ये भैया एक बैंक को मेंटेन करनी पड़ती है. कल को कुछ भी लफड़ा हुआ ना, मतलब बैंक अगर डूब गया, लोगों को पैसा देना पड़ गया, तो ये भैया अपन इसको एग्जीक्यूट करके उनका पेमेंट कर सकते हैं. तो सिंपल भाषा में आप क्या बोलोगे सर? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज बेसिकली मिनिमम परसेंट ऑफ डिपॉजिट्स that every commercial bank has to maintain in the form of liquid, basically cash, gold, other securities. ये बैंक के पास ही रहता है, ये आरबीआई के पास नहीं होता है. एंड जो रिक्वायरमेंट है मिनिमम कितना मेंटेन करना पड़ेगा आपको, ये कौन बताता है? ये अपने को आरबीआई बताएगा कौन? आरबीआई. माई बाप कौन है हमारा? आरबीआई है. सर द सेंट्रल स्टैट ऑर्डर हैज टू चेक द कंप्लायंस ऑफ एसएलआर रिक्वायरमेंट्स ऑफ 12 odd dates in the different months of Friday of financial year not being Friday मत पकड़ो, कोई भी ले ले. 13 तारीख ले लीजिए, 17 ले लीजिए, 21 ले लीजिए, 23 ले लीजिए, पर फ्राइडे मत लीजिएगा. 7 ले लीजिए, फ्राइडे मत लीजिएगा. अच्छा, इसमें क्या चेक करना होगा अपने को? डिटेल कंपाइलेशन ऑफ द डिटेल, करेक्टनेस ऑफ द कंपाइलेशन ऑफ डिटेल, दैट्स डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, एंड कितना लिक्विड एसेट अपना, कितना लायबिलिटी और कितना लिक्विड एसेट. डिटेल निकालो, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज एंड द मेंटेनेंस ऑफ लिक्विड एसेट्स. क्या चेक करेंगे यहाँ पर? द ऑडिटर शुड ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ आइटम्स ऑफ डीटीएल. डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी में क्या क्या आएगा चेक करो. रिक्वायर द ब्रांच ऑडिटर टू सेंड द वीकली ट्रायल बैलेंस एज ऑन फ्राइडे एंड दीस आर कंसोलिडेटेड एट ऑफिस. तो क्या होगा, जो ट्रायल बैलेंस आएगा वो ब्रांच वाले के वहाँ से आएगा, तो सेंट्रल स्टैट ऑडिटर चेक करके ब्रांच वाले ने देखो दिया है कि नहीं दिया, एंड वो हेड ऑफिस में कंसोलिडेट हुआ है कि नहीं हुआ. ऑन टेस्ट बेसिस, मतलब सैम्पल बेसिस, चेक द कंसोलिडेशन रिगार्डिंग डीटीएल पोजीशन प्रिपेयर्ड बाय द बैंक विद रिस्पेक्ट टू द रिटर्न्स रिसीव फ्रॉम द ब्रांचेस. तो आप कंसोलिडेशन चेक कर लीजिए.
ठीक है। सो DTL के प्रति ये 3 पॉइंट है बेटा, ये अपने को चेक करना पड़ेगा। अब क्या क्या बातें इंक्लूड है, क्या क्या बातें एक्सक्लूड है, MCQ आया हुआ ये भी। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 इंपॉर्टेंट, क्या इंक्लूड है क्या एक्सक्लूड है, इंपॉर्टेंट। सर recovery of bad debts have to be excluded, recovery of bad debts have to be excluded. Number 2, amount received in India, currency against import bills and held in sundry deposit, वो exclude करना है आपको। amount received in India currency against import bills and held in sundry deposits, unadjusted balances deposit lying in branch, ये minus करना है आपको, and margins kept in sundry deposit for funded facilities। रामू 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 Ramu, Ramu. Recovery of bad debts, amount received in India, currency against import bills, margins kept in sundry deposit, use unadjusted balance of deposit lying in branches. फिर नीरा, क्या इंक्लूड करनी है अपने को, नीरा क्या इंक्लूड करनी है अपने को, नीरा। नेट क्रेडिट बैलेंस इन ब्रांच अकाउंट्स, आई से इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एट द ईयर एंड, interest on deposit at the end of the first half year, reverse in the beginning of the next half year. A से adverse balances in notes through accounts need to be considered as liability to others, and reconciliation of notes through account. So notes through वर्ड देखा ऐड करने का अपने को, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट वो अपने को ऐड करने का है, नेट क्रेडिट बैलेंस कुछ सब चीज़ें क्रेडिट जो अपने पास आई है ना वो आपको ऐड करना है, नीरा ऐड करना है अपने को, रामू माइनस करना है, नीरा ऐड करना है, रामू माइनस करना है, नीरा ऐड करना है, रामू माइनस करना है, नीरा ऐड करना है। नीरा सर नेट क्रेडिट बैलेंस हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट द फर्स्ट ईयर, फिर नोट्स थ्रू की जो भी बात है, एडवर्स बैलेंसेस हो गया, या फिर रिकंसिलिएशन नोट्स थ्रू अकाउंट, वो सब अपने को ऐड करना है DTL के अंदर, ठीक है। फिर चेक द कंसोलिडेशन इंक्लूड्स ऑल द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल द ब्रांचेस, चेक द इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट अकाउंटेड इन द बुक्स इज इंक्लूडेड इन DTL, वो अपन अभी बोल दिया इंटरेस्ट वाली बात, बराबर। सेंट्रल स्टेट ऑडिटर शुड डिस्क्लोज अबाउ प्रोसीजर इन हिज रिपोर्ट, जब वो चेक करेंगे यहाँ पर, ही शुड स्पेसिफाई द नंबर ऑफ अनऑडिटेड ब्रांचेस एंड स्टेट दैट ही हैज रिलाइड ऑन द ब्रांच ऑडिटर्स, वो होगा ऑन द रिटर्न्स रिसीव फ्रॉम द अनऑडिटेड ब्रांचेस इन्फॉर्मिंग हिज ओपिनियन। तो भैया जो रिटर्न्स है उसी पे उसने सब रिलाई किया, तो उसने ब्रांच खुद से तो ऑडिट नहीं की, उसने उस पर रिलाई किया सामने वाले से जो डेटा आया वहाँ पर। सो बेटा सेंट्रल स्टेट ऑडिटर को चेक करना चाहिए कि भैया 12 ऑड डेट्स नॉट बीइंग फ्राइडेज इन अ मंथ, इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, उस दिन कितना कितना हमारा DTL था, DTL एंड कितना लिक्विड एसेट था। DTL की पोजीशन जब अपन कंप्यूट करेंगे, स्टैट ऑडिटर चेक कर कि भैया पहले तो समझ ले क्या क्या आना है क्या क्या नहीं आना है, ब्रांच ऑर्डर से डेटा आया है कि नहीं आया चेक कर लीजिए, वीकली ट्रायल बैलेंस ऑन फ्राइडे, एंड टेस्ट बेसिस पे चेक करो कि भैया बैंक ने DTL मेंटेन किया है कि नहीं किया। रामू को एक्सक्लूड करो, नीरा को ऐड करो, रामू को एक्सक्लूड करो, नीरा को ऐड करो। रामू रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, ए से आपका अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया अगेंस्ट इंपोर्ट बिल्स, इंपोर्ट वर्ड दिखेगा, एम से मार्जिन्स केप्ट इन सन्ड्री डिपॉजिट्स, यू से अनएडजस्टेड बैलेंसेस। सर नीरा में क्या आएगा, नेट क्रेडिट बैलेंस इन ब्रांच अकाउंट, फिर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट रिसीव्ड इन फर्स्ट ईयर एंड रिवर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट हाफ ईयर, मतलब अक्टूबर टू मार्च में, फिर एडवर्स बैलेंसेस इन द नोट्स टू माइनर अकाउंट एंड रिकंसिलिएशन ऑफ नोट्स टू अकाउंट्स। फिर चेक करो सारा ब्रांचेस का इन्फॉर्मेशन आया है कि नहीं आया वहाँ पर, भैया जो जो चीज़ें इंटरेस्ट अक्रूड था वो लिया है कि नहीं लिया, अपनी रिपोर्ट में प्रोसीजर बता, एंड एक स्टेटमेंट देना वहाँ पर कि भैया तूने रिलाई किया है जो ब्रांच से रिसीव हुआ था डेटा, जो तूने अनऑडिटेड है, मतलब जो तूने नहीं की है। रामू नीरा को ध्यान रखना, 12 दिन को याद रखना, फ्राइडे को ध्यान रखना, बस। कंप्लायंस ऑफ SLR रिक्वायरमेंट्स समाप्त, खत्म। 23 क्वेश्चन अच्छे से करने, जितना हो सके उतना रिवाइज करो, ये 23 में चीज़ें घूमेगी, ठीक है। अब इसके पीछे आपको कुछ क्वेश्चन मिलेगा, आ जाइए वो क्वेश्चन बैंक से, उप्स बाबू, क्वेश्चन बैंक से आपको चीज़ें मैप करवा देता हूँ आपको। मैप कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर। 35 क्वेश्चंस आते हैं, 35 क्वेश्चन, एक एक करके मैप कर लेते अपन, जो जो हुआ है वो टिक कर देंगे, जो जो नहीं हुआ है वही पढ़ लेंगे। सर पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द इनकम रिकॉग्नाइज इन केस ऑफ NPA। चेक करो, नहीं अपने पढ़ तो रखा होगा इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स फॉर NPA, देखो तुमको आता है क्या, आता है। रिवर्सल ऑफ इनकम वाले का आंसर है, रिवर्सल ऑफ इनकम वाला आंसर किए ना, टिक हो गया। नंबर 2, as a central stat auditors of a nationalized bank, what special points are to be borne in mind
इन द ऑडिट ऑफ कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अभी जो पढ़ा 23वां आंसर, 23rd क्वेश्चन, सेम आंसर। ओहो, ये लंबा लंबा, ये लंबा लंबा, और ये लंबा लंबा, लंबा 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 लंबा। सर हमारे टीचर ने बहुत ज़्यादा लिखा है, ठीक है ना, तुमको जितना याद उतना करेंगे ना, 55 मार्क के बहुत है। चेक करो। हाउ वुड यू इवेलुएट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन द एरिया ऑफ क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस? किया है क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस? हमने 4 पॉइंट पढ़े, अगर आपको 1-2 और पॉइंट पढ़े तो आप लिख सकते हो, मतलब 4 मार्क का आंसर होगा। इसमें 10 दे रखे, 5-6 पढ़ लीजिएगा। As a bank branch auditor, what aspects will be considered while reporting on credit appraisal, sanctioning disbursement and documentation in respect of advances in the LAFAR? LAFAR के हिसाब से सर्कल करो इसको, ये अलग आंसर है, पर एक सेकेंड। एक बार पढ़ो फिर मैं आपको बताऊँ, अपने पढ़ रखा है कि एक बार 4th को मार्क कर लेंगे अपन। तो अगर आपने नोट्स डाउनलोड नहीं किए तो कहीं नोटबुक में लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम द क्वेश्चन पार्ट, 23 वर द कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम द कॉन्सेप्ट पार्ट। पढ़ो एक बार ये, एक बार आंसर को मैं बताता हूँ, फिर कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही है। रुको रुको, अरे क्वेश्चन नंबर 17 में ही ये पॉइंट है सारे। लोन एप्लीकेशंस आर कंप्लीट एंड प्रिस्क्राइब फ्रॉम प्रोसीजर इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग ग्रांट रिन्यूअल एनहांसमेंट कंप्लीट सुपरविजन इज टाइमली इफेक्टिव एज पर द प्रिस्क्राइब गाइडलाइन। वही आंसर है बेटा जो अपन पढ़ चुके हैं, वही आंसर है जो अपन ने पढ़ा है। खाली तरीका लिखा अलग इंस्टीट्यूट ने, तो मैंने 4 एक बार मार्क कर लिया। सो मैं लास्ट में क्या करेंगे अपन, जो जो अलग से पढ़ने वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन पार्ट से 4। 5th कैसा क्वेश्चन आता है? Shai and Co had been allotted the branch audit of a nationalized bank for the year ended so and so. तो when you see the word bank तो आपका हिंट चलना चाहिए बैंक ऑडिट का क्वेश्चन, कुछ और भी हो सकता है पर एक बार बैंक ऑडिट पे जाएंगे अपन। In the audit planning, the partner of Shai and Co observed that the allotted branches are predominantly based in rural areas and the major portion of the advances were for agriculture purpose. क्या पूछ रहा है आपसे? He needs your assistance in incorporating the criteria for determination of NP in respect of agriculture advances. तो जितनी भी बातें अपने एग्रीकल्चर की पढ़ी है, क्वेश्चन नंबर 2 में सीखा था क्या, वो लॉन्ग ड्यूरेशन को शॉर्ट ड्यूरेशन मान लीजिएगा, सॉरी शॉर्ट ड्यूरेशन को लॉन्ग ड्यूरेशन में कर लीजिएगा वहाँ पर, या फिर एडवांस और अपन दे सकते हो उनको, दोनों के दोनों नए लोन हो जाएंगे वहाँ पर। याद है ऐसा कुछ? अच्छा, फिर वो 1 क्रॉप सीजन 2 क्रॉप सीजन एनपीए के जो नॉर्म्स होते हैं वो अलग अलग है। तो सारी को मिक्स करके लिखने का, जितनी भी बातें अपने एग्रीकल्चर की सीखी वहाँ पर, 1 क्रॉप सीजन 2 क्रॉप, शॉर्ट ड्यूरेशन तो 2 क्रॉप सीजन, लॉन्ग ड्यूरेशन हो तो फिर 1 क्रॉप सीजन। याद है ऐसा की चीज? रीड द आंसर, सेम पॉइंट है अलग तरीके से, पर ठीक है मार्क कर लेते इसको, पढ़ा हुआ है अपन ने। रीड द आंसर।
नेक्स्ट, your firm has been appointed as a central shareholder of a nationalized bank. The bank follows a financial as accounting. ठीक है. State your views on the following issue which were brought to your notice by the audit manager. The bank has recognized on accrual basis income from dividends on securities and units of mutual funds held by it at the year end. The dividends on the securities of the units of mutual fund were declared at the end of the financial year. ये तो अपने को आता है. The bank is a consortium member of cash for 50 crores to X Limited. बैंक का खुद का शेयर 10 करोड़ वाला है. During the last 2 quarters against a debit of 1.75 खाली 1.25 आया. Based on the certificate of lead bank, the bank has classified of excess. सर अपना रखेंगे. पहले वाले में क्या बोलोगे आप? नहीं, डिविडेंड अपन वैसे भी वो चेंज हो गया था ना डिविडेंड तो अपने को. सर इनकम रिकॉग्निशन ऑन अक्रूवल बेसिस नॉट इन ऑर्डर. डिविडेंड वैसे ट्रीट नहीं कर सकते, वो तो अपने को बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है. ये अपन कर चुके हैं बुक में. रीड कर लीजिए इसको खाली. रीड. सेम है. क्वेश्चन 7 हम कर चुके ऑलरेडी. कॉन्करेंट ऑडिट सिस्टम इन कमर्शियल बैंक. तो जो कॉन्करेंट ऑडिट का जो आंसर किया वो ये सेम. तो अभी तक हमारे खाली 4 और 5th क्वेश्चन जो अलग थोड़े से दिखे करने लगे, बाकी सब कर चुके. 8th, हाउ वुड यू वेरीफाई एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट एंड ऑब्लिगेशन. ये करवाया था एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट और ऑब्लिगेशन, एलसी लेटर ऑफ कंफर्ट. याद है ऐसा कुछ? आगे फिर state the verification procedure for items appearing in balance books of account. Draft paid without advice, skip कर सकते हो, not required. ब्रांच एडजस्टमेंट का इंटर ब्रांच वाला आंसर, वो डेबिट क्रेडिट वो ट्रांजिट में है, वहाँ पर उसको ढंग से चेक करना चाहिए. ये भी कर चुके अपन. चलो आगे सेम है. 10, राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रिंसिपल्स इनैक्टमेंट गवर्निंग बैंक ऑडिट. ये भी कर चुके हैं स्टार्टिंग में. फर्स्ट लेक्चर में सारे बैंकों के नाम, बैंकिंग रेगुलेशन कॉमन है, फिर रीजनल रूरल बैंक, SBI, वो सब चीज़ें. फिर 11, CL गाँव B, एक्सप्लेन द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटी फॉर बैंक. कर चुके अपन. 12, चेक करो ये आता है कि 12 का ANB दोनों. एडवांसेस टू .com कंपनीज मतलब इलेक्ट वो ई कॉमर्स वाले ये भी किए थे. बैलेंस इन अकाउंट ऑफ अ बैंक सिचुएटेड इन अ फॉरेन कंट्री. क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है भी. TT and DD, telephone transfers and DD.
When queried, the bank mentioned reply that the account was guaranteed by CG and hence this number not available. CG. The bank has not invoked the guarantee. Please respond. Would your answer be different अगर वो स्टेट गवर्नमेंट वाली होगी? तो उसमें आपको लिखवा के भी सिखाया था कि असर क्लासिफिकेशन इनकम रिकॉग्निशन. इनकम रिकॉग्निशन में क्या करने का एनपी मॉम्स कर सकते हो. असर क्लासिफिकेशन में अलग हो जाते हैं. सीजीएसजी के वो अलग हो जाते हैं. उसको अपन एनपी नहीं मानते. इनकम में तो हम सोचो नॉर्मल प्रोविजन वही फॉलो करने का. सेम आंसर. 20 का बी चेक कौन तुमको आता है क्या? LIC के अगेंस्ट लोन दिया. कॉमन आंसर फिर LIC की बातें लिखोगे. सरेंडर वैल्यू के विदिन होना चाहिए. वहां पर कोलैटरल बराबर होना चाहिए. उसका टर्म वो प्रीमियम बराबर पढ़ते रहे, मतलब भरते रहे प्रीमियम. याद है ऐसा कुछ? सेम आंसर. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लफार? ये भी कर चुके अपन. 21 का बी देखो. एज अ कॉन्करेंट ऑडिटर ऑफ नागपुर मेन ब्रांच ऑफ एक्सवाइजी स्टेट द इश्यूज व्हिच आर टू बी कंसीडर्ड इन द ऑडिट ऑफ एडवांसेस. कॉन्करेंट ऑडिटर, कॉन्करेंट ऑडिटर. तो 21 का बी लिख लेते. थोड़ा सा लगे और एक कॉमन आंसर अपन ठोक सकते हैं. वो विद रिस्पेक्ट टू खाली एडवांसेस है. ये जो आंसर था वो स्कोप था जो अपन आंसर याद किया था. ये विद रिस्पेक्ट टू एडवांसेस है. 21 के बी को रीड कर लीजिए एक बार. सो बेसिकली कॉन्करेंट से वो कंफ्यूज किया है. कॉन्करेंट वर्ड यूज करके स्टेट द इशू व्हिच हैव टू कंसीडर इन इन ऑडिट ऑफ एडवांसेस. लोन के पते कॉमन आंसर ये भी. चेक लोन्स एंड एडवांसेस हैव बीन सैंक्शन प्रॉपर्ली. सैंक्शन को डेलीगेट अथॉरिटी के तहत दिया गया. सिक्योरिटी से डॉक्यूमेंट चेक करिए. डिसबर्समेंट सुपरविजन चेक कर लीजिए. यहाँ पर कोई फ्रॉड व्रॉड तो नहीं होगा, वो चेक करिए. कॉमन आंसर ये भी नहीं, अलग नहीं है. कॉमन आंसर. 21 इज ऑल्सो डन फॉर यू. State the scope of concurrent audit. अभी जो दिखा आपको क्वेश्चन नंबर 6 है, कर चुके हैं. स्कोप राइट और शॉर्ट नोट रिवर्सल ऑफ इनकम ये भी कर चुके. 23 इज ऑल्सो डन. तो देखो बच्चों जो किया है ना अपन ने सारा करते हुए आ रहा है अपना. कोई अलग नहीं कर रहे अपन. सब कुछ नया नया है. मतलब जो पढ़ रहा है ना वो यूज कर रहे हैं अपन. वो यूज कर रहे हैं अपन. हो गया कॉमन आंसर. नाउ 24. Same rule, same rule. What are the exceptions to the general rule of treating advances as NPA? Exceptions पढ़नी है. Exceptions. Question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारी बुक में था सेम वही आंसर. देखो advances generally constitute the major portion of the assets of the bank. There are a substantial number of borrowers to whom the variety of advances are granted. And the audit of advances require major attention from the auditors. पता नहीं क्या क्वेश्चन है, देखते हैं आगे. As an expert in bank audit, you are required to discuss the area of focus and suggested audit procedures regarding evaluation of internal controls over advances, substantive audit procedures and recoverability of advances. या फिर एडवांसेस के लिए आप क्या चेक करोगे विद रिस्पेक्ट टू सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स. तो देखो 3 अलग अलग चीज़ है बेटा यहाँ पर. सब्सटेंटिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फॉर एडवांसेस, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर एडवांसेस एंड रिकवरेबिलिटी ऑफ एडवांसेस. क्या चेक करोगे? तो हर एक के 4-4 पॉइंट. तो ये एक अलग क्वेश्चन मिला मेरे को. क्वेश्चन नंबर 24. 21 भी तो सेम था. 24. नो दिस इज 25. सॉरी 25 अलग आंसर. मैं लिखवा दूंगा लास्ट में, टेंशन मत लीजिए. अभी पहले मेरे को लिखने दीजिए, अब इसको रीड करेंगे. जो अपन ने एडवांसेस के प्रति जो कॉमन आंसर बनाया था ना उसी को यूज़ करना है अपने को. पहला इंटरनल कंट्रोल, फिर अकाउंटिंग का पार्ट अकाउंटिंग कैसे चेक करनी, फिर रिकवरेबिलिटी के प्रति. रीड कर लीजिए इसको. दिस इज 25th आंसर. 4-4 पॉइंट. 4-4 पॉइंट.
ठीक है, तो दिस वाज अ डिफरेंट आंसर. नाउ चेक करो 26 आप लोग कर चुके होगा. 26 क्वेश्चन. हैव यू डन दिस? किया था मैंने. डिविडेंड जब आता है, जब तक रिसीव नहीं होता तब तक बुक नहीं करना चाहिए. और वही कंसोर्टियम वाला आंसर आगे किया था ना मैंने, सेम आंसर रिपीटेटिव. 27. While auditing the nationalized bank branch, your audit assistant informed that you have suspect some irregularities in respect of guarantees issued by the bank. What should be your guidance in the regards to this matter? To 27 different guarantees के प्रति. So the auditor should check whether internal controls है कि नहीं for जो guarantee दी गई है. The auditor should check whether there are adequate controls over unused guarantees, and whether they are kept under the custody of a responsible officials. So the auditor should seek guarantee register to seek evidence whether the prescribed procedure of marking off is followed or not. मतलब जब पे ऑफ हो जाएगा तो उसको हटा दीजिए वहाँ से. The auditor should check the relevant guarantee register for the list of outstanding guarantees. क्लोज हो गया है, मेच्योर हो गया है तो भी चेक करना है, आउटस्टैंडिंग है तो भी चेक करना है अपने को. The auditor should examine the expired guarantees are not included in this head. He should verify the securities held as a margin. बहुत है इतने ले. The auditor should obtain WR that the management all obligation respect to guarantees have been duly recorded. हो गया. इंटरनल कंट्रोल चेक कर लीजिए, अनयूज गारंटीज चेक कर लीजिए, पर रजिस्टर चेक कर लीजिए फॉर आउटस्टैंडिंग अमाउंट एंड क्लोजर के लिए वहाँ पर. फिर वेरीफाई द सिक्योरिटीज हेल्ड एज मार्जिन एंड ऑब्टेन WR. 27. क्वेश्चन जो है वो बैंक ऑडिट करनी है बेटा, वो ड्यू डिलीजेंस का आंसर है. ड्यू डिलीजेंस का, ये इसमें आ गया गलती से. ड्यू डिलीजेंस का एक यहाँ पर आपको पता होगा, ड्यू डिलीजेंस में 2 क्वेश्चन लिख दो. ओवर वैल्यूड असेट्स वाला आंसर, ओवर वैल्यूड अमाउंट्स वाला, और एक असेट वाले का आंसर है वहाँ पर. तो ये ड्यू डिलीजेंस का आंसर है, यहाँ से नहीं पढ़ना है. ड्यू डिलीजेंस का आंसर है ये है. इन्वेस्टिगेशन ड्यू डिलीजेंस वाला जो चैप्टर अपने को बताया, आप ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस वहीं का वो आंसर है. ये वहाँ पर डिट्टो सेम दिया हुआ है, गलती से यहाँ पर है वो. 29 important. 29. Sir, in course of audit of Skip Bank Limited, you found the bank has sold certain its NPA. Draft the points you will check that are relevant to the area of checking. बैंक जब NPA बेचता है तो उसके कुछ कंडीशन है बेटा, एज इट इज रट्टा मारनी पड़ेगी. सबसे पहले क्या होना चाहिए सर? देयर शुड बी अ प्रॉपर प्रोसीजर लेड डाउन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अब बैंक उन्हीं NPA को आगे बेच सकता है भैया जो एटलीस्ट उनकी बुक्स में 2 साल तक रहेंगे. सर जब बैंक बेचेगा ना वो विदाउट रिकस होने चाहिए, मतलब वो वापस नहीं आ सकते. हाँ मैं HDFC बैंक को मैंने SBI को बेचा, SBI तो मुझे वापस नहीं देगा तो किसी और को दे दे. वहाँ पर क्रेडिट पे नहीं, कैश बेसिस पे होगा सारा, कैश बेसिस पे. ठीक है, NPA हैज टू बी सोल्ड एट कैश बेसिस ओनली. अच्छा, subsequent to the sale, the bank does not assume any legal, operational or any other type of risk relating to the NPAs. Sir, the bank has not purchased an NPA which had originally sold. अभी जैसे SBI ने किसी और को बेचा, assume करो एक्सेस को बेचा, एक्सेस ने PNB को बेचा, PNB वापस हमारे पास आ गया, मतलब वही उसी के प्रति वो NPA घूम रहा है बार बार. नहीं मेरे को नहीं, मैं नहीं खरीद सकता यहाँ पर. On the sale of NPA, the same has to be removed from the books of accounts. The shortfall in the net book value has been charged to P&L account. अच्छा, वहाँ पर the sale is higher than the net book value, no profit is recognized and the excess provision has not been retained but retained to meet the shortfall or loss because the sale of other NPA assets. आई वाला नहीं भी लिखो तो A2H बहुत है हमारे लिए. पॉलिसी होनी चाहिए बोर्ड की, NPA को तभी बेचा तो 2 साल अपनी बुक्स में NPA होना चाहिए. अच्छा, वो विदाउट रिकस होना चाहिए, अपनी कोई लीगल लायबिलिटी नहीं होगी, सबसेक्वेंट सेल कैश बेसिस पे होना चाहिए. जो हमने बेचा घूम के वापस हमारे पास नहीं चिपक सकता, अपनी बुक से निकाल दीजिए. एंड अगर शॉर्टफॉल है तो वापस उसको PNL में ट्रीट कर लीजिए. बस एक्सेस है तो वहाँ पर वो रिवर्स है, हुआ ही कि नहीं हुआ. इंपॉर्टेंट आंसर. 29. 30. ध्यान से पढ़ना, पूरा घुमाया क्वेश्चन, पूरा घुमाया. Messrs. Cass and Associates have been appointed as one of the central stat auditor of FDMH Bank, the financial year 1920. In the course of audit, the auditor found that the bank has a balance with Zurich-based bank. The auditor understands that such balance is a matter of important consideration in the audit of bank.
being head in charge of the assignment. While planning, you distributed the work among your team members and assigned Mr. Ansh for verification of balances in account of a bank situated in foreign country. मेन सवाल ये है, वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ अ बैंक सिचुएटेड इन फॉरेन कंट्री, हमारे नोट्स का क्वेश्चन नंबर 1 काइंडली गाइड. अब बच्चे बोले से बाहर से पेपर है, बेटा कोई नहीं है, वो पूरा घुमाया है. क्वेश्चन क्या है, जो अकाउंट है बैंक का जो फॉरेन कंट्री, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे नोट्स का वही आंसर है, वही लिखना है आपको. 30 31 सर्कल, नया क्वेश्चन, मतलब मिक्स है ये, पूरा नया नहीं है. क्या बोलते हैं देखो भी. Mrs. Free and Co. CAs have been allotted as the branch audit of a nationalized bank for the year ended so and so. You were a part of the audit team and have been instructed by a partner to verify the following details. पहला, fulfillment of the criteria prescribed for NPA norms for advances given for agricultural purpose. ये तो तुमको पता है एग्रीकल्चर के लिए NPA क्या ट्रीट करना है, शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स, 1 क्रॉप सीजन, 2 क्रॉप सीजन. अच्छा, अगर शॉर्ट टर्म है तो उसको आप लॉन्ग टर्म ट्रीट कर सकते हो, एंड अगर नया फंडिंग में दे सकते हैं, दोनों के लिए NPA नॉर्म्स अलग हो जाएंगे, उनको फ्रेश लोन ट्रीट किया जाएगा. नंबर 2, ड्राइंग पावर कैलकुलेशन फ्रॉम स्टॉक स्टेटमेंट, तो ये अलग है बेसिकली. सो पहला तो क्या है, सेम है, बी वाला अलग है. तो बी वाला देखो कैसे पढ़ना है. ड्राइंग पावर कैलकुलेशन, ए तो सेम ही है बराबर. तो ड्राइंग पावर कैलकुलेशन फ्रॉम स्टॉक स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल अकाउंट्स, क्या बोलते हैं अपन, ड्राइंग पावर इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्टॉक स्टेटमेंट ओल्डर देन 3 months हैज टू बी कंसिडर्ड एज irregular, दैट्स overdue, if such irregular accounts continues for 90 days, the account has to be classified as NPA even though the account is otherwise operated regularly. More than 90 दिन हो गए तो साहब उसको NPA ट्रीट कर लीजिए. The stock statements, quarterly returns, another statement, आपने देखा ना आर्टिकलशिप में अपन बना के देते स्टॉक स्टेटमेंट, should be scrutinized by the bank in detail. The audited annual report submitted by the borrower should be scrutinized properly, क्योंकि वो क्वार्टर वाइज अपन बेचते हैं. आपने देखा क्लाइंटों के लिए अपन बना के देते स्टॉक स्टेटमेंट CA सर्टिफाई करके, ये वो चीज़ है. It needs to be ensured that the board drawing power is calculated as per the guidelines given by the board of the respective bank and agreed upon by the concerned stat auditors. Special consideration should be given to the proper reporting of the creditors for the purpose of calculating drawing power. The stock audit should be carried out by the bank for all the accounts have funded exposure more than 5 crores. अब कोविड की वजह से नहीं हो रही बात अलग है, बट भी आपको करना पड़ेगा अगर मोर देन 5 करोड़ की आपने फंडिंग कर रखे तो. Auditors can also advise for stock audit in other cases if the situation warrants the same. जनरली लॉ बोलते हैं 5 करोड़ के ऊपर अगर छोटे मोटे के लिए करना है कर लीजिए सर. ब्रांचेस शुड ऑब्टेन द स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट्स फ्रॉम द लीड बैंक इन केस द बैंक इज नॉट द लीडर ऑफ द कंसोर्शियम. तो बेसिकली वही गाना गाने 90 दिन वाली बातें लिखनी है आपको. पॉलिसी फॉलो कीजिए, क्वार्टर रिटर्न बनाइए, ऑडिटेड अकाउंट्स चेक कीजिए. वहाँ पर अगर मोर देन 5 करोड़ की फंडिंग करके तो स्टॉक ऑडिट करनी चाहिए. सो जो बैंक ने दिया उसको ऑर्डर बोलेगा कि स्टॉक ऑडिट करवा लीजिए. रीड कीजिए एक बार, रीड द आंसर अगेन. ड्राइंग पावर वाली बात.
Then banks, because of certain characteristics are distinguished from the other commercial entities, and it needs special audit consideration. ये अभी लेटेस्ट आया था. Specify the various peculiarities which may necessitate special audit consideration to be taken care by you. तो बेटा वो बैंक को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है. क्यों? बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स कि बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा रिस्क. द नेचर ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद द ट्रांजेक्शंस, द स्केल ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस एंड द रिजल्टेंट सिग्निफिकेंट एक्सपोजर्स, द एक्सटेंसिव डिपेंडेंस ऑन द IT टू प्रोसेस द ट्रांजेक्शन, द इफेक्ट ऑफ मोर स्टैट एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स हो गया, द कंटिन्यू डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विस हो गया, इवोल्यूशन टेक्नोलॉजी एंड प्रोवाइडिंग सर्विस टू नेट बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग आ गई. इतनी सारी प्रॉब्लम है, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देना पड़ता है. तो 32 इज अगेन इंपॉर्टेंट क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चन है. 31, 32, 32. Then in case of stat audit or branch of KS Limited, you observe the sum borrowed accounts have been regularized before the balance sheet by payment of overdue amount. नहीं. Narrate the procedure to be carried out with special focus on the classification of advances and provisioning for NP norms. ये भी कर चुके अपन. जो एक्सेप्शन वाला आंसर था उसी को यूज़ करना आपको. मार्क करके रखिए इसको भी, ये भी अलग, थोड़ा सा अलग है. मार्क करिए 33. वो अपन 90 दिन में अगर वो ओवरड्यू तो आप उसको एनपीए ट्रीट करोगे. आपको बैलेंस शीट के दिन क्या है वो नहीं देखना है. थोड़ी देखो, मार्क करके रखो. 34 इंपॉर्टेंट आंसर. 34 इंपॉर्टेंट आंसर. क्या कहता है देखो. SSP बैंक वॉज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस. आपने देखा होगा बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ ये भी. टू इट्स कस्टमर फॉर विच इट टुक प्रायर अप्रूवल फ्रॉम RBI. Your firm has been appointed as a stat auditor for the bank FS for the year 1920. Your senior is instructed to verify the transaction of PMS. While verify the transaction, आपने देखा कि bank has not maintained a separate record for PMS transaction from the bank's own investment. Client का अलग होना चाहिए, बैंक का खुद का होना चाहिए. As a stat auditor, what would you advise? What would you advise? सर अलग अलग होना चाहिए वहाँ पर. अगर नहीं है तो हम क्या कर देंगे, उसको रिपोर्ट कर देंगे. बैंक का खुद का इन्वेस्टमेंट है और क्लाइंट के भी आप अलग इन्वेस्टमेंट होना चाहिए एज पर द RBI गाइडलाइंस. एज अ स्टैट ऑडिटर का बोला नहीं करते तो क्या कर दिया, आप ठोक दीजिए उनको, रिपोर्ट कर दीजिए. रीड द आंसर. Done? So 32, 33, 34 and last answer 35. इसको ही मार्क करके रखो. You are auditing a small bank branch with a staff strength of manager, cashier and 3 other staff. Peter, Prem and Pran. Among allocation of work for the other areas, Peter, who is a peon, also opens all the mails and forward to the concerned person. Oh, mail. He does not have a signature book, so has to check the signature on important communication. Prem has possession of all the banks, checkbook, DD, pay order, traveler check file. He maintains a record meticulously, which you have tested also. However, no one among the staff regularly checks that. You are informed that being a small branch with a shorter manpower, it is not possible to always check the work and the records. Give your comments. सर बेसिक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मिसिंग है. बेसिक आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मिसिंग है सर. यहाँ पर बेसिक इंटरनल कंट्रोल
कुछ नहीं करना है, गाना लिखना है, आपका बेसिक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मिसिंग है, एंड देन यू विल रिपोर्ट 35. रीड द आंसर. आधे से ज़्यादा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन, ये आंसर है. रीड. खत्म, फिनिश. सो आपके पास जो भी बुक होगी ना, या अगर आपके पास ये नोट्स है, तो मैं यहाँ ऊपर ये 23 क्वेश्चन तो है ही है, साथ में आपको पीछे क्वेश्चन बैंक से 4, 5, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 23 और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 33 क्वेश्चन टोटल हमारे पास है करने के लिए, मतलब कॉन्सेप्ट एंड प्लस जो पीछे के क्वेश्चंस मिले हैं. ये थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन थे जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था. ये क्वेश्चंस करें तो आपका बैंक और का चैप्टर पूरा सिक्योर हो जाएगा. एक क्वेश्चन ऐसा आया था जो भी जुलाई 21 में आया था, वेटिंग फॉर द सजेस्टेड न्यू सिलेबस में आया था, वो अपॉइंटमेंट के पर जैसे सजेस्ट आएगा मैं आपको अलग से करवा दूंगा. वो बाकी सारा अपना कवर है, टिल डेट का जितना भी आया हुआ है ना बच्चों, सारा चीज़ें अपना कवर हो चुका है. पर इतना ही करना है आपको, समझा आपको? आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा. डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, जैसे सबकी मदद मिल जाए. ये जो क्वेश्चन मैंने मार्क किए पीछे क्वेश्चन बैंक से अपने, जिसको नोट्स चाहिए आप जा सकते हो www.letslearnindia.in. वहाँ पर फ्री रिसोर्सेज में यहाँ पर आपको पहला चैप्टर बैंक ऑडिट मिलेगा, आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिए. ये कर लिया, बैंक ऑडिट सिक्योर हो जाएगा बेटा. जैसे मैंने आपको तरीका बताया, अपने ओन वर्ड्स में लिखो, बट मेक श्योर यू कवर द पॉइंट्स. मार्क्स मिलेगा. एक एक लाइन छोड़ के लिखिए, पॉइंट फॉर्म में आंसर बनाइए, पैराग्राफ में नहीं बनाना है, पॉइंट फॉर्म में आंसर बना के चलिए. समझा आपको? कूल. Bye guys, take care, enjoy. I'll be coming with more new sessions on the channel. Do subscribe to the channel. अब की बार, आखिरी बार, अब की बार, दिसंबर पार. Bye guys.